जय हिंद दोस्तों। तो आज हम स्पीडी पब्लिकेशन की जो बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सामान्य विज्ञान की जो बुक आई है उसमें आज हम जीव विज्ञान में पूछे गए सभी वन लाइनर प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है क्या? तो जीव विज्ञान। अगला सवाल है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था किसने? तो लेमार्क एवं ट्रीविनियस ने 1801 ईस्वी में। अगला सवाल है, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक है। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु। अगला सवाल है, जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था किसने? तो लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिपोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिपोक्रेटस। अगला सवाल है, भारत में चिकित्सा के जनक हैं। भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? तो चरक। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक है तो सुश्रुत। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत। अगला सवाल है, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। हिस्टोरिया एनिमेलिज्म पुस्तक है तो अरस्तु की। हिस्टोरिया एनिमेलिज्म पुस्तक है अरस्तु की। हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक है तो थियोफ्रेस्टस की। जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवों की आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता कहा जाता है तो कैलोडस लिनियस को। जीवों की आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता कहा जाता है कैलोडस लिनियस को। जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया तो कैलोडस लिनियस ने 1753 में। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति की को प्रस्तुत किया था। पांच जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया था किसने? रॉबर्ट एच विटेकर ने 1969 ईस्वी में। अगला सवाल है, समस्त सजीवों को पांच जगत वर्गीकरण है कौन से? समस्त सजीवों का पांच जगत वर्गीकरण है तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो मोनेरा जगत में। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो मोनेरा जगत में। अगला सवाल है, मोनेरा जगत के सदस्य हैं तो जीवाणु, नीलहरित शैवाल। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन से हैं? जीवाणु, नीलहरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। अगला सवाल है, प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है तो केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जीवों में नहीं होता है तो केंद्रक नहीं होता है। अगला सवाल है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो प्रोटिस्टा जगत में। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो प्रोटिस्टा जगत में। अगला सवाल है, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन कौन से हैं? तो शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। अगला सवाल है, यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है तो केंद्रक। यूकेरियोटिक में उपस्थित होता है क्या? केंद्रक। अगला सवाल है, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने 1683 ईस्वी में। जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है ल्यूवेनहॉक को। जीवाणु नाम दिया था किसने? एहरेनबर्ग ने 1829 में। एहरेनबर्ग ने 1829 में। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव है तो जीवाणु। कोशिकीय संरचना वाला छोटा जीव कौन सा है? जीवाणु। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? तो म्यूकोपेप्टाइड की। म्यूकोपेप्टाइड की। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रही है दोस्तों तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए ला सकूं। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है तो राइजोबियम।
अगला सवाल है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है, दूध में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की थी जोसेफ लिस्टर ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लिस्टर ने। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन किया था रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था रॉबर्ट कोच ने। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है तो 70S में। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है 70S में। प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग किया था गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं तो अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा और हिस्टोलिका। अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, हिस्टोलिका। अगला सवाल है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है क्या? यूग्लिना। आगे है विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है तो विषाणु। संसार का सूक्ष्मतम जीव है विषाणु। अगला सवाल है, विषाणु का अध्ययन कहलाता है। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोव्स्की ने 1892 में। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं तो प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल आरएनए के। विषाणु का आकार है तो विषाणु का आकार है 0.15 से 0.2 माइक्रोन। 0.15 से 0.2 माइक्रोन। अगला सवाल है, रासायनिक रूप से विषाणु होता है। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होता है? तो न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन। आगे है कोशिका विज्ञान। जीवन की मूलभूत इकाई है तो कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। जीवित कोशिका की खोज की थी तो ल्यूवेन हॉक ने। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो स्लाइडेन एफ सवान ने 1838 से 1839 में। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन एफ सवान ने 1838 से 1839 में। अगला सवाल है, जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक। कोशिका जो है दो प्रकार की होती है प्रोकैरियोटिक एवं यूकेरियोटिक। अगला सवाल है, केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं किसमें? तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। अगला सवाल है, सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेपिटिकम जीवाणु की। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसेपिटिकम जीवाणु की। अगला सवाल है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका है तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है तो सेरिबेलम की गैन्युअल सेल की। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की गैन्युअल सेल की। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु ओवम। कोशिका की संरचना। जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य। जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो लुजार्डिन ने। जीव द्रव्य का नामकरण किया था तो पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव्य का नामकरण किया था पुरकिंजे ने 1839 में। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? तो हेक्सले का। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सले का। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था तो सुल्ज ने। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया था किसने? तो सुल्ज ने। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है। पादप कोशिका का बाहरी आवरण कहलाता है क्या? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में।
कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेलुलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका झिल्ली पाई जाती है तो पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। अगला सवाल है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी तो अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है तो मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स। अगला सवाल है कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शोषण केंद्र है तो माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शोषण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है तो एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित हो रहती है एटीपी के रूप में। एटीपी का नामकरण एटीपी का निर्माण कहाँ होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी इकाई होती है तो ऊर्जा की। एटीपी इकाई होती है ऊर्जा की। क्रेब्स चक्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी हेंस क्रेब्स ने। हेंस क्रेब्स ने। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल क्या कहलाता है क्रिस्टी। आगे है गोल्जी काय। गोल्जी काय की खोज किसने की थी तो कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय की खोज किसने की थी कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। गोल्जी काय के क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो सिस्टर्नी। सिस्टर्नी। अगला सवाल है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यातायात प्रबंधन कहलाता है गोल्जी काय। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है तो श्रवण। गोल्जी काय का मुख्य कार्य है श्रवण। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है तो गोल्जी काय द्वारा। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है गोल्जी काय द्वारा। अगला सवाल है लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो सी डी डुबे ने 1948 में। लाइसोसोम की खोज किसने की थी तो डी डुबे ने 1948 में। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है तो एंजाइम। लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है एंजाइम होता है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है क्या तो बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। अगला सवाल है आत्महत्या की थैली कहलाती है। आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। कोशिका का एस्ट्रोबम कहलाता है तो लाइसोसोम। आगे है राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने की थी तो पेलेट ने 1953 में। राइबोसोम की खोज किसने की थी पेलेट ने 1953 में। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए एक प्रोटीन के। राइबोसोम बने होते हैं आरएनए एक प्रोटीन के। राइबोसोम का निर्माण होता है तो केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं तो 70S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। यूकेरियोटिक में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम। अगला सवाल है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है कहाँ पे तो राइबोसोम द्वारा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। आगे है लवक। लवक पाया जाता है। लवक पाया जाता है कहाँ पे तो पादप में। लवक 3 प्रकार के होते हैं अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। अगला सवाल है अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं तो जड़ों की कोशिकाओं में। जड़ों की कोशिकाओं में। फूलों और बीजों का आकर्षण रंग प्रदान करता है तो क्रोमोप्लास्ट। फूलों और बीजों को आकर्षक रंग प्रदान करता है क्या क्रोमोप्लास्ट। अगला सवाल है पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है
तो हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है तो केरोटीन के निर्माण के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण। अगला सवाल है, पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है। पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है हरित लवक को। अगला सवाल है, टमाटर का रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है तो जैंथोफिल। हल्दी में पीले रंग का कारण है जैंथोफिल। पपीते में पीला रंग का कारण है तो कैरिका जैंथिन। पपीते में पीले रंग का कारण है कैरिका जैंथिन। सेब में लाल रंग का कारण है तो एंथोसाइनिन। सेब में लाल रंग का कारण है एंथोसाइनिन। मिर्च में लाल रंग का कारण है तो कैप्सेनिथिन। मिर्च में लाल रंग का कारण है कैप्सेनिथिन। अगला सवाल है, गाजर में कौन सा वर्णक होता है। गाजर में कौन सा वर्णक होता है कैरोटीन। आगे है केंद्रक, रसधानी एवं तारकाय। केंद्रक की खोज किसने की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। कोशिका प्रबंधन का कार्य करता है। कोशिका प्रबंधक का कार्य करता है केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है तो केंद्रक। कोशिका का दिमाग कहलाता है केंद्रक। केंद्रक का मुख्य भाग होता है तो क्रोमेटिन। केंद्रक का मुख्य भाग होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन बना होता है तो प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। क्रोमेटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। कोशिका की निर्जीव रचना है तो रसधानी। कोशिका की निर्जीव रचना है रसधानी। रसधानी पाया जाता है तो पादप कोशिकाओं में। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में। तारकाय की खोज किसने की थी तो बोवेरी ने। तारकाय की खोज किसने की थी बोवेरी ने। तारकाय पाया जाता है जो जंतु कोशिका में। तारकाय पाया जाता है जंतु कोशिका में। आगे है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है। केंद्रक विभाजन की क्रिया क्या कहलाती है तो कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में। कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन होता है किसमें तो जीवाणुओं में। जीवाणुओं में। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी वॉल्टर फ्लेमिंग ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज की थी तो फॉर्मर व मूरे ने। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी फॉर्मर व मूरे ने। आगे है जैव विकास। जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं डार्विन। अगला सवाल है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है तो ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी का पिता या जनक कहा जाता है ग्रेगरी जॉन मेंडल को। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था तो मटर के। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था तो डब्ल्यू वाटसन ने। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। अगला सवाल है, जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। अगला सवाल है, अनुवांशिकता की मूल इकाई है। अनुवांशिकता की मूल इकाई है जीन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था विल्हेल्म जॉनसन ने 1909 में। विल्हेल्म जॉनसन ने 1909 में। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में।
जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था मीडलैब टेटम ने। गेमिट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था तो मेंडल ने। जीवन की उत्पत्ति हुई। जीवन की उत्पत्ति हुई तो प्री कैम्ब्रियम काल में। प्री कैम्ब्रियम काल में। अगला सवाल है गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र एवं क्रोमोसोम्स अनुवांशिकी गुण का वाहक होता है तो गुणसूत्र। अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज की थी स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में। क्रोमोसोम गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्डियर ने 1888 में। गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है तो गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 अर्थात 23 जोड़ी। 46 अर्थात 23 जोड़ी। लिंग गुणसूत्र कहलाता है तो 23वां जोड़ा। लिंग गुणसूत्र कहलाता है 23वां जोड़ा। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है XY तथा XX। पुरुषों में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है तो XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XX। अगला सवाल है मानवों में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है। मानवों में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है तो 24+Y। 24+Y। आगे है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने। न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मीसर ने 1869 में। अगला सवाल है न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से। दो न्यूक्लिक अम्ल हैं तो RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA है तो डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन एफ क्रिक ने 1953 में। वाटसन एफ क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला 1962 में। वाटसन और क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला कब? 1962 में। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था तो कॉर्नबर्ग ने। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। अगला सवाल है DNA होता है तो एक अनुवांशिक पदार्थ। DNA होता है एक अनुवांशिक पदार्थ। DNA का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोबिंद खुराना ने। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक होता है तो DNA और फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट। अगला सवाल है DNA फिंगरप्रिंटिंग ऐप डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है तो हैदराबाद में। DNA का संश्लेषण होता है RNA का संश्लेषण होता है तो DNA में। RNA का संश्लेषण होता है तो DNA में। RNA में शर्करा पाई जाती है तो राइबोसोम शर्करा। RNA में शर्करा पाई जाती है राइबोसोम शर्करा। DNA में मौजूद शर्करा है तो डीऑक्सी राइबोस। DNA में मौजूद शर्करा है डीऑक्सी राइबोस। केंद्रक में DNA का अंश होता है तो 10%। केंद्रक में DNA का अंश होता है 10%। DNA बहुलक है तो न्यूक्लियोटाइड्स का। DNA बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो DNA। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है DNA। प्रोटीन का निर्माण करता है तो RNA। प्रोटीन का निर्माण करता है RNA। DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है तो हाइड्रोजन बंध से। DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा। कोशिका के अंदर सूचना का प्रभाव किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर DNA मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। वनस्पति विज्ञान।
वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है तो लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है लिनियस को। वनस्पति जगत का बड़ा समूह है तो थेलोफाइटा। वनस्पति जगत का बड़ा समूह है थेलोफाइटा। थेलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं तो सुकाए। थेलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं सुकाए। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो ब्रायोफाइटा को। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है तो डायसोनिया। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है डायसोनिया। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है तो जियोफिसम। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा है जियोफिसम। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है तो ब्रायोफाइटा में। अगला सवाल है वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है तो ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइट समूह के पौधे उगते हैं। टेरिडोफाइट समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटा रेडियोफाइट्स है तो एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइट्स है एजोला। आगे है शैवाल। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है तो फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो सेलुलोज की। अगला सवाल है अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो क्लोरेला शैवाल से। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेला शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है तो लेमिनेरिया। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है लेमिनेरिया। अगला सवाल है सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है तो क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। आगे है कवक। कवक कवक है क्या तो बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। कवक है बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव। कवकों का अध्ययन कहलाता है क्या तो माइकोप्लाज्मा। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोप्लाज्मा। प्रमुख कवक है। प्रमुख कवक कौन कौन से हैं तो ईस्ट मशरूम और खमीर। ईस्ट मशरूम और खमीर। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है तो काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। कवक में भोजन संचित रहता है। कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है किसका सैक्रोमाइसिस नामक कवक का। सैक्रोमाइसिस नामक कवक का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। शराब उद्योग में प्रयोग होता है तो ईस्ट। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। आगे है लाइकेन। लाइकेन बने होते हैं। लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल के। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किया था तो थियोफ्रेस्टस ने। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग किया था थियोफ्रेस्टस ने। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है तो कोर्टिकोल्स। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है कोर्टिकोल्स। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है। चट्टानों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है क्या सेक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाला कवक है तो क्रोपोफिल। गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल। लाइकेन सहायक होता है तो मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है किसे तो रोसेला लाइकेन से। रोसेला लाइकेन से। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है तो लोबेरिया इरवेनिया और रेमेनिला। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन है लोबेरिया इरवेनिया और रेमेनिला। अगला है आवर्ती बीजी। आवर्त बीजी। अनावृति बीजी जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं तो नगन आवरण नहीं होता। अनावृति बीजी या जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों के में बीज होते हैं नगन या आवरण नहीं होता। अगला सवाल है सबसे बड़ा अनावृति बीजी पौधा है तो सिकोया।
सबसे बड़ा अनावृत बीजी पौधा है सिकोया। सबसे छोटा अनावृत बीजी है तो जेमिया पिगमिया। जेमिया पिगमिया। साबूदाना प्राप्त होता है तो साइकस से। साबूदाना प्राप्त होता है किसे? साइकस से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है तो वायु के माध्यम से। अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया होती है वायु के माध्यम से। आगे है आवृत बीजी। आवृत बीजी। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं तो फल के अंदर। आवृत बीजी या एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में बीज होते हैं फल के अंदर। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है तो यूकेलिप्टस। सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा है यूकेलिप्टस। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है तो लेमना। सबसे छोटा आवृत बीजी पौधा है लेमना। अगला सवाल है, सबसे छोटा बीज होता है। सबसे छोटा बीज होता है कौन सा? तो आर्किड का। आर्किड का। और सबसे बड़ा बीज होता है तो लोडोसिया का। लोडोसिया का। सबसे ऊंचा पौधा है तो सिकोया या सबसे ऊंचा पौधा है सिकोया सेम्परविरेंस। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं। सोलेनेसी कुल के पौधे हैं आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च। रूटेसी कुल के पौधे हैं। रूटेसी कुल के पौधे हैं तो नींबू, संतरा, बेल और मौसम्मी। नींबू, संतरा, बेल और मौसम्मी। रोजेसी कुल के पौधे हैं। रोजेसी कुल के पौधे हैं सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी। सेब, नाशपाती, गुलाब और रसभरी। मालवेसी कुल के पौधे हैं। मालवेसी कुल के पौधे हैं कपास, भिंडी और गुड़हल। कपास, भिंडी और गुड़हल। अगला सवाल है, मटर किस कुल का पौधा है? मटर जो है वो किस कुल का पौधा है? तो लेग्यूमिनेसी का। लेग्यूमिनेसी का। गन्ना किस कुल का पौधा है? गन्ना किस कुल का पौधा है? तो ग्रेमिनी कुल का। अगला सवाल है, लौंग किस कुल का पौधा है? लौंग किस कुल का पौधा है? तो मिर्टेसी कुल का। मिर्टेसी कुल का। अगला सवाल है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है? यूरेनॉल। यूरेनॉल। अगला है, जड़, तना और पत्तियाँ। जड़, तना और पत्तियाँ। पौधों का अवरोही भाग होता है। पौधों का अवरोही भाग होता है तो जड़। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण हैं तो मूली। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है तो सलजम। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। शंक्वाकार जड़ के उदाहरण है गाजर। गांठदार जड़ के उदाहरण है तो शकरकंद। गांठदार जड़ के उदाहरण है शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली, गाजर और सलगम। मूली, गाजर और सलगम। तने के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है कौन कौन से? आलू, अदरक और हल्दी। आलू, अदरक और हल्दी। अदरक तथा आलू किस खाने योग्य भाग हैं? तो तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। कंद के उदाहरण हैं। कंद के उदाहरण कौन से हैं? तो आलू। घनकंद के उदाहरण हैं तो ओल और अरबी। ओल और अरबी। परकंद के उदाहरण हैं तो अदरक और हल्दी। परकंद के उदाहरण है अदरक और हल्दी। सलकंद के उदाहरण हैं तो प्याज और लहसुन। सलकंद के उदाहरण है प्याज और लहसुन। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो सल्फेनिक अम्ल के कारण। सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है तो एलाइसिन। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है कैप्सेइसिन। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तो तना। दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है तो राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वह है ऑक्जेनोमीटर। अगला सवाल है, तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है तो कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तो तना से। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है तो पत्ता से। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है तो रंध्र या स्टोमाटा। पत्तियां सांस लेती है तो स्टोमाटा या रंध्र से। स्टोमाटा या रंध्र से।
अगला सवाल है, वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो स्टोमाटा। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोफिल के कारण। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल रंग नारंगी और पीला रंग होता है। पत्ती के लाल नारंगी और पीला रंग होता है तो कैरोटीनाइड के कारण। कैरोटीनाइड के कारण। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है क्या? मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। आगे है फल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फल बनता है निषेचन के बाद अंडाशय से। निषेचन के बाद अंडाशय से। बीज बनता है निषेचन के बाद बीजांड से। फल निषेचन के बाद अंडाशय से और बीज कैसे बनता है? निषेचन के बाद बीजांड से। अगला सवाल है, निषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? निषेचन या फर्टिलाइजेशन क्या खोज सबसे पहले किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने। अगला सवाल है, नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है निषेचन। अगला सवाल है, सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है किसमें? तो साइकस में। जीवित जीवाश्म है तो साइकस। जीवित जीवाश्म क्या है? साइकस। अगला सवाल है, किस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है? तो सत्य फल। जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है कहलाता है क्या? सत्य फल। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन या बाह्यदल भी भाग लेते हैं कहलाता है तो असत्य फल। सत्य फल के उदाहरण हैं तो मटर या आम। सत्य फल के उदाहरण हैं मटर या आम। असत्य फल है तो सेब, नाशपाती और कटहल। असत्य फल कौन से हैं? सेब, नाशपाती और कटहल। सारोसिस फल है। सारोसिस फल है तो सहतूत, अनानास और कटहल। सहतूत, अनानास और कटहल। आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? आम, इमली, पपीता, बेर का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होते हैं। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग होते हैं फल भित्ति। लीची का खाने योग्य भाग होता है तो एरिल। लीची का खाने योग्य भाग होता है एरिल। नारियल का खाने योग्य भाग है तो भ्रूणपोष। फूलगोभी का खाने योग्य भाग होता है तो पुष्पक्रम। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। आगे है फूल। पौधों का जनन अंग होता है तो पुष्प या फूल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। फूलों की खेती कहलाती है तो फ्लोरिकल्चर। फूलों की खेती कहलाती है फ्लोरिकल्चर। पुष्प का नर अंग कहलाता है। पुष्प का नर अंग कहलाता है पुकेंसर। पुष्प का मादा अंग कहलाता है अंडप या कार्पेल। अंडप या कार्पेल। सबसे छोटा पुष्प है तो बुल्फिया। सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। सबसे बड़ा पुष्प है तो रेफलेसिया। रेफलेसिया। आगे है पादप उत्तक। पादप उत्तक कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है उत्तक। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो बिच्ट ने। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था बिच्ट ने। अगला सवाल है, शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनीय उत्तक। जाइलम एवं फ्लोएम है संवहनीय उत्तक। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है तो फ्लोएम। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाता है फ्लोएम। अगला सवाल है, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो जाइलम। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है तो संयोजी ऊतक। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। रक्त एक प्रकार का होता है। रक्त एक प्रकार का होता है संयोजी ऊतक। आगे है प्रकाश संश्लेषण। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस।
अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो क्वांटोसोम। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है तो बैगनी, नीला, लाल रंग को। बैगनी, नीला और लाल रंग को। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है तो बैगनी रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दिन में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकाला जाता है तो जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है तो प्रकाश से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण। सौर विकिरण। आगे है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन प्रमुख पादप हार्मोन है। प्रमुख पादप हार्मोन कौन से हैं तो ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथिलीन, फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन। वृद्धि प्रवर्धक पादप हार्मोन है यानी वृद्धि करने वाले हार्मोन कौन से हैं तो ऑक्सीजन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। अगला सवाल है वृद्धि रोधक। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है तो एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन। आगे है खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सीजन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी डार्विन ने 1880 में। ऑक्सीजन की खोज की थी डार्विन ने 1880 में। अगला सवाल है किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है तो ऑक्सीजन का। 2,4-D है एक खरपतवार नाशी। 2,4-D एक क्या है एक खरपतवार नाशी। गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है एथिलीन। एथिलीन की खोज किसने की थी तो बर्ग ने 1962 में। बर्ग ने 1962 में। फलों को पकाने में सहायक होता है। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होता है एथिलीन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है तो जिबरेलिन हार्मोन। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन की खोज किसने की थी तो कुरोसावा ने 1926 में। कुरोसावा ने 1926 में। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है तो साइटोकाइनिन। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायक होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी तो मिलर ने 1951 में। साइटोकाइनिन की खोज किसने की थी मिलर ने 1951 में। फूल खिलाने वाला हार्मोन है तो फ्लोरिजेन। अगला सवाल है ट्राउमेटिन है। ट्राउमेटिन क्या है तो डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। पौधों के जख्मों का भरता है। पौधे के जख्मों को भरता है ट्राउमेटिन। ट्राउमेटिन। आगे है पादप रोग। पादप रोग तंबाकू का मोजेक रोग होता है तो विषाणुओं से। आलू का सेथिल रोग होता है तो जीवाणु से। गेहूं में रस्ट रोग होता है तो कवक से। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक से। गन्ने में लाल सड़न रोग होता है तो कवक से। धान का अंगमारी रोग का कारक है। धान का अंगमारी रोग का कारक है जैंथोमोनास नामक जीवाणु। जैंथोमोनास नामक जीवाणु। ब्लास्ट रोग संबंधित है तो धान से। ब्लास्ट रोग संबंधित है धान से। हरित वाली रोग संबंधित है तो बाजरा से। हरित वाली रोग संबंधित है बाजरा से। अग्नि राजा रोग संबंधित है तो सेब से। धान में खेरा रोग होता है तो जस्ते की कमी से। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑक्सीजन की कमी के कारण। बंची टॉप रोग संबंधित है तो केला से। बंची टॉप रोग संबंधित है केला से। टिक्का रोग संबंधित है। टिक्का रोग संबंधित है मूंगफली से। मटर में मार्स रोग है तो मैग्नीज की कमी से। मटर में मार्स रोग होता है मैग्नीज की कमी से। नींबू में डायबेक तथा
लिटिल लीफ रोग होता है तो कॉपर तांबा की कमी के कारण नींबू में डायबेक तथा लिटिल लीफ रोग होता है कॉपर तांबा की कमी के कारण। अगला सवाल है, आम तथा बैंगनी में लिटिल लीफ रोग होता है। आम तथा बैंगन में लिटिल लीफ रोग होता है तो जस्ते की कमी के कारण। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है तो बोरान की कमी से। फूलगोभी में ब्राउनिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है बोरान की कमी से। आगे है वनस्पति शास्त्र महत्वपूर्ण तथ्य। लौंग प्राप्त होता है तो शुष्क पुष्प कली से। हींग प्राप्त होती है तो पौधों की जड़ों से। हींग प्राप्त होती है पौधों की जड़ों से। कार्क प्राप्त होती है तो ओक वृक्ष की छाल से। कार्क प्राप्त होती है ओक वृक्ष की छाल से। अगला सवाल है, ओक का वानस्पतिक नाम क्या है। ओक का वानस्पतिक नाम क्या है तो क्वेकर्स सुबर। क्वेकर्स सुबर। हीरोइन प्राप्त होती है तो अफीम पोस्ता से। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है किसे तो अधपके फल से। अधपके फल से। अगला सवाल है, अफीम का वानस्पतिक नाम है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है तो पेपेवर सोमनिफेरस। मॉर्फिन प्राप्त होता है तो अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है तो निकोटीन। निकोटीन प्राप्त होता है तो तंबाकू की पत्तियों से। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियों से। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है तो कैफीन। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होती है तो कॉफ़ी की बीजों से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है तो थीन। थीन या टेनिन प्राप्त होती है तो चाय की पत्तियों से। थीन या टेनिन प्राप्त होती है चाय की पत्तियों से। तारपीन तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है तो शैवाल में। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है तो ट्राइलियस में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है ट्राइलियस में। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है तो हार्डविचिया। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा है हार्डविचिया। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है तो ओक्रोमा। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा है ओक्रोमा। पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है तो जल, ऑक्सीजन एवं ताप। जल, ऑक्सीजन एवं ताप। अगला सवाल है, पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है तो वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। अगला सवाल है, पौधों के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है 16 पोषक तत्व की। मरुस्थल में उगने वाला पौधा है तो जीरोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है तो लिथोफाइट्स। चट्टानों पर उगने वाला पौधा है लिथोफाइट्स। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता कहा जाता है तो अरस्तु को। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है तो आर्थ्रोपोडा। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं तो तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा, मछली। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी और झींगा मछली। कॉकरोच के हृदय में होते हैं तो 13 कोष्ठ। कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठ। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है तो मोलस्का। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव हैं। मोलस्का संघ के जीव हैं ऑक्टोपस और घोंघा। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची या मोलस्का। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा होते हैं। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन जो है गिल्स द्वारा होते हैं। मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है तो विरककों के द्वारा। मोलस्का संघ में उत्सर्जन होता है विरककों के द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ नाम दिया था तो गोल्डफस ने। गोल्डफस ने। प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं तो अमीबा, यूग्लिना और पिरामीशियम। अमीबा, यूग्लिना और पिरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव हैं तो साइकोन, स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव हैं तो साइकोन और स्पंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनिलिडा संघ के जीव हैं तो केचुआ और जोंक। केचुआ और जोंक। केचुए में होती है तो 4 जोड़ी हृदय। एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन त्वचा से होता है। एनिलिडा संघ के जीवों में श्वसन जो है वो त्वचा से होता है।
अगला सवाल है, इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है। इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव है तो जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। सिलेंटेटा संघ का जीव है तो हाइड्रा और मूंगा। सिलेंटेटा संघ का जीव है हाइड्रा एवं मूंगा। हाइड्रा की खोज किसने की थी तो ल्यूवेन हॉक ने। हाइड्रा की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने। एमिफीबिया वर्ग के पौधे होते हैं तो उभयचर। एमिफीबिया वर्ग के पौधे होते हैं उभयचर। उभयचर का अर्थ है, उभयचर का अर्थ क्या है तो जल तथा स्थल दोनों में रहने वाले प्राणी, जैसे मेढक। मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 कवच। मेढक के हृदय में होते हैं 3 कवच। पक्षी का हृदय में होता है 4 प्रकोष्ठ। पक्षी के हृदय में होते हैं 4 प्रकोष्ठ। एंटोमोलॉजी अध्ययन है तो कीटों का। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है क्या? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा तथा विशालतम जीवित पक्षी है तो शुतुरमुर्ग अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है तो एमू। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी है एमू। सबसे छोटा पक्षी है तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है, स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण है डायाफ्रॉर्म। स्तनधारियों के हृदय में होता है तो 4 कवच। स्तनधारियों में श्वसन होता है तो फेफड़ों द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन होता है फेफड़ों द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी है तो ब्लू या नीला व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी है तो चुचुंदर। सबसे छोटा स्तनधारी है चुचुंदर। अगला सवाल है, सबसे लंबा स्तनधारी है, सबसे लंबा जिराफ। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं तो स्तनी में। सबसे बड़ा अकशेरुकी है तो स्कॉबिड। अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है तो डक बिल्ड प्लेटिपस। अगला सवाल है, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है अफ्रीकी हाथी। सरीसृप वर्ग के जीव हैं तो छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है तो 3 कक्षीय, अपवाद मगरमच्छ। सामान्यतः सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय, अपवाद में जो है ये मगरमच्छ है। अगला सवाल है, सरीसृपों का विकास हुआ, सरीसृपों का विकास हुआ मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे तो मेसोजोइक सरीसृप। मगरमच्छ हृदय होता है, मगरमच्छ हृदय होता है 4 कक्षीय। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो नागराज या किंग कोबरा। नागराज या किंग कोबरा। एकमात्र जहरीला छिपकली है तो हीलोडर्मा। एकमात्र जहरीला छिपकली कौन सा है? हीलोडर्मा। मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। आगे है जंतु उत्तक। रचना एवं उत्पत्ति की समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है, रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है उत्तक। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है तो संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाला 2 जंतु है, संयोजी उत्तक में पाए जाने वाला 2 तंतु है तो टेंडन एवं लिगामेंट स्नायु। टेंडन एवं लिगामेंट स्नायु। अगला सवाल है, मांसपेशी को अस्थियों में से जोड़ता है, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है क्या तो टेंडन। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है तो लिगामेंट। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना उत्तक कहलाता है तो तंत्रिका उत्तक। चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तो तंत्रिका कोशिकाओं का, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला सवाल है, 2 न्यूरॉन के बीच की जगह है साइनेप्स। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह है साइनेप्स। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है तो तंत्रिका कोशिका। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तो तंत्रिका उत्तक से। मस्तिष्क व मेरुरज्जु बनते हैं तंत्रिका उत्तक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है तो स्टेपीडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपीडियस। आगे है मानव रक्त। मानव रक्त, रक्त या खून होता है, रक्त या खून होता है तरल संयोजी उत्तक। रक्त का अध्ययन कहलाता है तो हेमाटोलॉजी। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है तो 7.4।
स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है तो 7%। अगला सवाल है, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में रक्त कितना कम होता है? तो 1/2 लीटर यानी आधा लीटर। रक्त का मुख्य कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। रक्त में पाई जाने वाली धातु है तो लोहा धातु। अगला सवाल है, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है प्रोटीन का एक यौगिक। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक है तो हिमेटिन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो लोहा। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन का कार्य है तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला सवाल है, रक्त परिवहन से रुधिर का तरल भाग होता है तो प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है तो प्लाज्मा जो है पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। रक्त प्लाज्मा होता है तो रंगहीन। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है तो 55%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोजन या एल्ब्यूमिन है तो प्लाज्मा प्रोटीन। फाइब्रिनोजन या एल्ब्यूमिन होता है प्लाज्मा प्रोटीन। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है तो फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है तो सेरम। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा कहलाता है सेरम। एंटीबॉडी है एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में।